गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका एमडी स्कूल के ऑनलाइन कक्षाओं में। पीछे वाली कक्षाओं में अपने पाचन तंत्र के बारे में बात कर रहे थे। अपने मानव पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा था। पहला भाग था मानव के आहार नाल और दूसरा भाग था पाचक ग्रंथियां। आहार नाल के बारे में अपने पढ़ चुके थे। जैसे आहार नाल का पहला भाग प्रारंभिक भाग पढ़ा था मुख, इसके बाद दूसरा भाग पढ़ा था मुख गुहा, इसके बाद तीसरा भाग था ग्रसनी, चौथा भाग था ग्रसिका, पांचवा भाग था आमाशय और छठा भाग था आंत्र, जिनको बांटा अपने दो भागों में। एक थी अपनी छोटी आंत और दूसरी थी बड़ी आंत। ये थी अपने आहार नाल के मुख्य भाग। इन भागों में प्रत्येक के बारे में अपने अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। आज अपने पाचन तंत्र का जो दूसरा भाग है जिसके अंदर है पाचक ग्रंथियां, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो मानव के अंदर जो पाचक ग्रंथियां हैं वो आपको तीन प्रकार की बताई थी। कितने प्रकार की बताई थी? तीन प्रकार की। पहले प्रकार की जो पाचक ग्रंथियां हैं जिनको बोलते हैं अपने लार ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? लार ग्रंथियां, यानी वे ग्रंथियां जिनके द्वारा क्या किया जाता है? लार का स्राव किया जाता है। और इस लार में क्या पाया जाता है? टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो भोजन के साथ मिलकर उसको लसलसा बना देता है, चिकना बना देता है। तो ये जो लार ग्रंथियां हैं ये मानव के अंदर पाई जाती है तीन जोड़ी, या अपने ऐसे बोल सकते हैं कि इनकी टोटल संख्या कितनी है? 6। तीन जोड़ी या 6 लार ग्रंथियां पाई जाती है। पहले प्रकार की कौन सी है? कर्णमूल ग्रंथियां। कौन सी होगी? कर्णमूल ग्रंथियां। दूसरे प्रकार की जो ग्रंथि है वो है उपजंबिका ग्रंथियां। उपजंबिका ग्रंथियां। और तीसरे प्रकार की जो ग्रंथि है वो है उपजीवा ग्रंथि। ये हो गई मानव में पाई जाने वाली तीन प्रकार की लार ग्रंथियां। कर्णमूल ग्रंथियां जो है इनकी संख्या कितनी होती है? एक जोड़ी, ठीक है। और कर्णमूल ग्रंथियां जो एक जोड़ी कर्णमूल ग्रंथियां पाई जाती है ये आकार में कैसी होती है? बड़ी होती है, ठीक है। संख्या कितनी? एक जोड़ी और आकार में बड़ी होती है, सबसे बड़ी। और क्या करती है? लार का स्राव करती है। दूसरे प्रकार की है उपजंबिका ग्रंथियां। उपजंबिका ग्रंथियां जो है वो पाई जाती है दोनों जबड़ों के संगम पर। दोनों जबड़ों के संगम पर पाई जाती है। इनकी संख्या भी कितनी होती है? एक जोड़ी होती है। और करती क्या है? ये ग्रंथियां भी लार का स्राव करती है। इन ग्रंथियों की जो नलिकाएं हैं वो कृतनक के पास आकर खुलती है। किसके पास है? कृतनक के पास आकर खुलती है। तीसरे प्रकार की ग्रंथियां हैं वो है उपजीवा ग्रंथियां। इन उपजीवा ग्रंथियों की संख्या भी कितनी है? एक जोड़ी। अपनी जो जीवा है उसके नीचे वाली साइड पाई जाती है और इनकी नलिकाएं खुलती है अपने अग्रचारणक दांतों के पास। आकार में सबसे छोटी होती है। तो दोबारा एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। कर्णमूल ग्रंथियां एक जोड़ी पाई जाती है, आकार में सबसे बड़ी है और लार का स्राव करती है। दूसरी है उपजीवा ग्रंथियां, मध्यम आकार की, दोनों जबड़ों के संगम पे स्थित होती है, एक जोड़ी पाई जाती है और इनकी स्रावी नलिकाएं जो है वो कृतनक के पास आकर खुलती है। और तीसरे प्रकार की जो ग्रंथियां हैं जिनको बोला है अपने उपजीवा ग्रंथियां, जो अपने जीभ के नीचे वाली साइड पाई जाती है। संख्या इन ग्रंथियों की भी एक जोड़ी होती है और आकार में सबसे छोटी होती है और इनकी नलिकाएं अग्रचारणक दांतों के पास आकर खुलती है। ये हो गई अपने पास जो पाई जाने वाली ग्रंथियां हैं लार ग्रंथियां, जिनकी संख्या है 3 जोड़ी या फिर बोल सकते हैं अपने 6। नेक्स्ट अपने को इसके बाद दूसरे प्रकार की जो ग्रंथियां बताई थी
वो ग्रंथियां कौन सी थी? 3 ग्रंथियों के बारे में बात करनी थी अपने को, एक लाल ग्रंथि, दूसरी यकृत ग्रंथि, यकृत या लीवर ग्रंथि। ये जो यकृत या लीवर ग्रंथि है इस भाग में पाया जाता है पित्ताशय। ये होगी बाईं पाली, ये होगी दाईं पाली, और दोनों पालियां फैल्सिफोरम स्नायु के द्वारा जुड़ी रहती है। फैल्सिफोरम स्नायु। जो अपनी यकृत ग्रंथि है उसकी संरचना इस प्रकार है। मानव के अंदर यकृत ग्रंथि इस प्रकार की संरचना के रूप में पाई जाती है, जो कि एक द्विपालित संरचना है। इस ग्रंथि को बोलते हैं अपने रासायनिक कारखाना। क्या बोलते हैं? रासायनिक कारखाना। किसको बोलते हैं रासायनिक कारखाना? इस यकृत ग्रंथि को। या बोलते हैं अपने व्यस्ततम बंदरगाह है। क्या बोलते हैं? व्यस्ततम बंदरगाह। ये भी किसको बोलते हैं? अपने यकृत ग्रंथि को। मानव के अंदर जो यकृत ग्रंथि है इसका भार लगभग होता है 1.2 से 1.5 किलोग्राम तक होता है, और द्विपालित यानी 2 पालियों के रूप में व्यवस्थित होती है, एक बाईं पाली और दूसरी दाईं पाली। दोनों पालियां एक तंतुनुमा संरचना के द्वारा जुड़ी है, जिसको बोलते हैं अपने फैल्सिफोरम स्नायु। ठीक है। जो बाईं पाली है वो दाईं पाली से अपेक्षाकृत छोटी होती है, और दाईं पाली के नीचे वाली साइड यहाँ पर इस भाग पर जो है वो अपना पित्ताशय या जिसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर वो जुड़ा रहता है। ठीक है। ये हो गई अपने यकृत की संरचना। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि जो यकृत है इसके द्वारा कौन कौन से कार्य संपादित किए जाते हैं अपने, वो देखते हैं कि यकृत को रासायनिक कारखाना क्यों बोलते हैं, व्यस्ततम बंदरगाह क्यों बोलते हैं, क्या कार्य करता है यकृत, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण कार्य है कि यकृत जो है वो क्या करता है? पीत रस का संग्रहण करता है। किसका संग्रहण करता है? पीत रस का संग्रहण करता है। पित्ताशय से निर्मित पीत रस, जो कि भोजन के पाचन में क्या करता है? सहायक होता है। दूसरा कार्य क्या है इसका? कि जो कार्बोहाइड्रेट है, इस कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में सहायक है। क्या है? कि कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में सहायक होता है। कौन होता है? यकृत होता है। जैसे कि ग्लाइकोजेनेसिस की प्रक्रिया के द्वारा, ग्लाइकोजेनेसिस की प्रक्रिया के द्वारा क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। ग्लाइकोजेनेसिस की प्रक्रिया के द्वारा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। दूसरा है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस की प्रक्रिया के द्वारा ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। इसके अलावा ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रक्रिया के द्वारा जो एमिनो एसिड है, एमिनो अम्ल है, इनको परिवर्तित करता है ग्लूकोज में। क्या करता है? ग्लाइकोनियोजेनेसिस की प्रक्रिया के द्वारा जो एमिनो अम्ल है, या फिर बोल सकते हैं जो वसीय अम्ल है, उनको ग्लूकोज में परिवर्तित करने का कार्य करता है। कौन करता है? यकृत करता है। इसके अलावा
जो है ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस प्रक्रिया द्वारा जो फैटी एसिड है या जिसको बोलते हैं अपने वसीय अम्ल, वसीय अम्ल को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है, वसीय अम्ल को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में सहायक है, जैसे कि ग्लाइकोजेनेसिस की प्रक्रिया द्वारा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस की प्रक्रिया द्वारा ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस द्वारा एमिनो एसिड को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, और ग्लूकोनियोजेनेसिस के ग्लाइकोनियोजेनेसिस के द्वारा जो वसीय अम्ल है या फैटी एसिड है इसको ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने का कार्य करता है। इसके अलावा नेक्स्ट नंबर जो कार्य है अपना यकृत का वो है कि जो यकृत है वो क्या करता है, विषैले पदार्थों को विषहीन पदार्थों में परिवर्तित करने का कार्य करता है। यकृत विषैले पदार्थों को विषहीन पदार्थों में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट नंबर ये क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करने का कार्य करता है। यकृत अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करने का कार्य करता है। नेक्स्ट नंबर आयरन, कॉपर, जिंक जैसे लवणों का संग्रहण करता है। कौन करता है, यकृत। कौन कौन से, आयरन हो गया, कॉपर हो गया और जिंक ऐसे लवणों का संग्रहण करता है। नेक्स्ट नंबर कार्य हो गया रक्त का थक्का जमाने वाली प्रोटीन, थक्का जमाने वाली प्रोटीन। कौन कौन सी प्रोटीन है रक्त का थक्का जमाने वाली, एक तो होती है प्रोथ्रोम्बिन और दूसरी होती है फाइब्रिनोजिन। ये दो प्रोटीन है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन, दोनों क्या करती है, रक्त का थक्का जमाती है। इन प्रोटीन के संग्रहण का कार्य या इन प्रोटीन के निर्माण का कार्य है वो भी कौन करता है, अपना यकृत करता है। यकृत क्या करता है, रक्त का थक्का जमाने वाली प्रोटीन है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन को का निर्माण करता है और इनका संग्रहण करता है। इसके अलावा एक पदार्थ है प्राकृतिक प्रतिस्कंदक पदार्थ, यानी जो रक्त का धक्का नहीं बनने देता, प्राकृतिक प्रतिस्कंदक पदार्थ हिपेरिन। जो हिपेरिन है इसका निर्माण भी किसके द्वारा किया जाता है या स्त्रावन किसके द्वारा किया जाता है, यकृत के द्वारा। तो ये हो गए यकृत के मुख्य कार्य कौन कौन से। पहला कार्य था पीतरस का संग्रहण करना, कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में सहायता करना, इसके अलावा जो विषैले पदार्थ है उनको विषहीन पदार्थों में परिवर्तित करना, इसके अलावा अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करना, आयरन, कॉपर और जिंक जैसे लवणों का संग्रहण करना, रक्त का थक्का जमाने वाली प्रोटीन का निर्माण करना और प्राकृतिक प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है, हिपेरिन, इसके निर्माण में सहायक होता है। तो ये हो गए अपनी दूसरे प्रकार की ग्रंथि यकृत और उसके कार्य। एक बार फिर से बता रहा हूँ, मानव के अंदर जो यकृत है या जो लीवर है वो एक द्विपालित संरचना के रूप में पाई जाती है। इसकी जो द्विपालित संरचना है यानी दो पालियां हैं, एक होगी दाईं पाली और दूसरी होगी बाईं पाली। दोनों पालियों को जोड़ने वाली तंतुनुमा संरचना होती है फैलसिफॉर्म स्नायु, और जो दाईं पाली है वो अपेक्षाकृत बड़ी होती है क्योंकि इससे क्या है, पिता से जुड़ा रहता है। मानव में इस ग्रंथि का भार लगभग 1.2 से 1.5 किलोग्राम तक हो सकता है, ठीक है। और ये विभिन्न प्रकार के इसके बदले अपने कार्य। तीसरे प्रकार की जो अपनी पाचक ग्रंथि है जो अपने पहले भी पढ़ चुके हैं वो है अग्नाशय। कौन सी ग्रंथि है, अग्नाशय। अग्नाशय के अंदर आपको पहले बताया हुआ है कि यह एक
मिश्रित प्रकार की ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है? मिश्रित प्रकार की ग्रंथि। दूसरी बात, यह शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन है? कौन? अग्नाशय। ठीक है। तीसरी बात, इसको मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं, यानी यह अंतःस्रावी का कार्य भी करती है और बहिःस्रावी का कार्य भी करती है। इसमें जो बहिःस्रावी का कार्य है, उन बहिःस्रावी कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं? अपने एसिनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिनी। और इन एसिनी के द्वारा अग्नाशय का कुल 98% भाग निर्मित किया जाता है और इन एसिनी के द्वारा क्या किया जाता है? अग्नाशयी रस का स्रावन किया जाता है। क्या किया जाता है? अग्नाशयी रस का स्रावन किया जाता है। दूसरी बात की थी, इसका जो अंतःस्रावी भाग है, इसमें अंतःस्रावी कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं? अपने लैंगरहैंस दीपिका। लैंगरहैंस द्वीपिकाएं। इन लैंगरहैंस दीपिकाओं के अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। पहले प्रकार की अल्फा सेल, दूसरे प्रकार की बीटा सेल और तीसरे प्रकार की डेल्टा सेल। ठीक है। अल्फा कोशिकाओं के द्वारा ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन, बीटा के द्वारा इंसुलिन हार्मोन और डेल्टा के द्वारा सोमेटोस्टेनिन। आई बात ध्यान में, जो अग्नाशय ग्रंथि का अंतःस्रावी भाग है, उसकी अंतःस्रावी कोशिकाओं के समूह को बोलते हैं अपने लैंगरहैंस दीपिका, जिसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहले प्रकार की कोशिका है अल्फा कोशिका, जिनके द्वारा ग्लूकेगॉन हार्मोन स्रावित किया जाता है, जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करने का कार्य करता है। दूसरे प्रकार की कोशिका है बीटा कोशिका, जिनके द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्रावन किया जाता है, जो रुधिर के अंदर शुगर के स्तर को कंट्रोल करने का कार्य करता है। और इस हार्मोन के अल्प स्रावन से मधुमेह या डायबिटीज नामक रोग हो जाता है, जिसमें क्या होता है? अपने रुधिर के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। और तीसरा है डेल्टा कोशिका, जिसके द्वारा स्रावित किया जाता है सोमेटोस्टेनिन नामक हार्मोन, जो कि क्या करता है? इन दोनों हार्मोनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने का कार्य करता है। यह होगी अपनी तीसरी ग्रंथि, जिसको क्या बोलते हैं? अपने अग्नाशय ग्रंथि, जो कि एक मिश्रित प्रकार की ग्रंथि है और शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसके बहिःस्रावी कोशिकाओं के समूह को एसिनी बोलते हैं, जो कि लगभग 98% भाग निर्मित करता है। और बहिःस्रावी के रूप में अग्नाशयी रस का स्रावन किया जाता है। और अंतःस्रावी कोशिकाओं के समूह को बोलते हैं लैंगरहैंस दीपिका, जिसके अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं अल्फा, बीटा और डेल्टा। अल्फा कोशिकाओं के द्वारा ग्लूकेगॉन, बीटा के द्वारा इंसुलिन और डेल्टा के द्वारा सोमेटोस्टेनिन नामक हार्मोनों का स्रावन किया जाता है। ये हो गई अपने 3 प्रकार की पाचक ग्रंथियां। नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे पाचन की क्रियाविधि। नेक्स्ट है पाचन की क्रियाविधि, यानी भोजन का जो पाचन है वो किस प्रकार होता है। इस पाचन की क्रियाविधि को बांटते हैं अपने 5 चरणों में। पहला चरण होता है अंतर्ग्रहण। क्या होता है? अंतर्ग्रहण। दूसरा चरण जो होता है वो होता है, पहला चरण हो गया भोजन का अंतर्ग्रहण, दूसरा चरण हो गया पाचन, तीसरा चरण हो गया अवशोषण, चौथा चरण हो गया स्वांगीकरण और 5वां चरण है बहिक्षेपण। इनके बारे में अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। धन्यवाद।